गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की संरचना। टॉपिक देख रहे थे इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहा था? देखो कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहाँ आएगा? निम्न स्तर में। ठीक है, तो वह उत्सर्जित ऊर्जा कहाँ अवशोषित की जाएगी? दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी? विजिबल रीजन में, जिसके कारण हमें क्रमबद्ध श्रेणियां प्राप्त होती है, सीरीज प्राप्त होती है। इन सीरीज से किसका निर्माण होता है? इन श्रेणियों से किसका निर्माण? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पहली श्रेणी कौन सी थी? देखो उसमें पड़ी थी लाइमन, सेकंड बामर श्रेणी, थर्ड पाशन या पाशन। ठीक है, फोर्थ पढ़ेंगे देखो ब्रैकेट श्रेणी, और फिफ्थ पढ़ेंगे फंड या फुंड श्रेणी। छठी और है देखना चाहिए तो हेनरी श्रेणी। ठीक है, बुक में यहाँ तक दी हुई है, यहाँ तक देख ले, यहाँ तक देख लें। ठीक है, ठीक है, 5 श्रेणियां प्राप्त हो रही थी, लाइमन श्रेणी, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी। और छठी श्रेणी देखें तो हेनरी श्रेणी। इन सीरीज का ऑर्डर फिक्स था, जो क्रम था वो फिक्स था। ठीक है, इनके लिए कल लाइन डायग्राम में बनाया था। देखो ऊर्जा आरेख की इनकी बात कर रहे थे। ये तो क्या मान लिया? देखो n बराबर 1 फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये क्या था? n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। आगे तक चलेंगे और। ठीक है, तो जो भी चल रही है कहाँ तक? n इक्वल अनंत तक, इंफिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहली सीरीज कौन सी थी? लाइमन सीरीज। क्या कहा था लाइमन सीरीज के लिए? लाइमन श्रेणी के लिए क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, हाई क्लास से निम्न ऊर्जा स्तर की, लोअर क्लास की कौन सी पंक्ति में आता है? पहली पंक्ति में। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आता है। तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, जिस श्रेणी का फॉर्मेशन होता है, वो श्रेणी क्या कहलाती है? लाइमन श्रेणी। ठीक है, क्या कहलाएगी? लाइमन श्रेणी। यानी लाइमन श्रेणी के लिए बात कर ली थी। इसमें देखो 3 श्रेणियां। ये तो क्या चल रही थी? तो ऊर्जा नीचे से ऊपर चल रही है, तो ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो लाइमन श्रेणी के लिए बात कर रहे थे। तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी थी? 1। n1 की वैल्यू कितनी थी? 1। n2 की वैल्यू 1 से हाई 2, 3, 4, 5 आगे बचे। यानी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में या 7 से फर्स्ट में। इन सभी में कौन सी सीरीज प्राप्त हो रही है? लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। ठीक है, वेवलेंथ कितनी थी? 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जा रही थी? पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, फिर बात की थी किसकी? बामर श्रेणी, बामर सीरीज। क्या कहा था बामर के लिए? कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, हाई क्लास से लोअर क्लास की, निम्न कक्षा की कौन सी लाइन में आता है? सेकंड लाइन में, दूसरी पंक्ति में आता है। तो बनने वाली श्रेणी कौन सी? बामर श्रेणी। यानी इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी? 2, n2 की वैल्यू कितनी? 2 से ऊपर आई, 3, 4, 5 जो भी आएगी, 6 आगे तक। यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड से किस में जाएगा? सेकंड में। थर्ड से सेकंड में थोड़ा गैप देंगे, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में और 7 से सेकंड में। कौन सी सीरीज बन गई? बामर सीरीज, बामर सीरीज। ठीक
यानी इसके लिए तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, या कह दे केवल 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो 4000 से 7000 यानी कहाँ तक है? 7000 एंगस्ट्रॉम तक की। कौन से क्षेत्र में पाई जाती थी? दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। ठीक है, फिर बात करें तीसरी श्रेणी कौन सी थी? तीसरी श्रेणी पार्शियल, पार्शियल श्रेणी या पार्शियल श्रेणी। इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी? 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 आगे तक। यानी पार्शियल श्रेणी की परिभाषा क्या हुई थी? क्या कहा था डेफिनेशन में कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, हाई क्लास से निम्न ऊर्जा स्तर की लोअर क्लास की कौन सी लाइन में आता है? थर्ड लाइन में, तीसरी पंक्ति में आता है, तो बनने वाली श्रेणी क्या है? पार्शियल श्रेणी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। 7000 से 14000 एंगस्ट्रॉम बता दें, या बुक में दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। रीजन कौन सा होगा? कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? इंफ्रारेड क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएगी। यानी चौथी कक्षा से कहाँ आएगा? तीसरी में, चौथी से तीसरी में आ जाए, 5th से 6 से या 7 से, 4, 5 या 6 किसी में से भी कहाँ आ जाए? n बराबर 3 में। तो कौन सी श्रेणी? पार्शियल श्रेणी, पार्शियल श्रेणी। यहां तक बात कर ली थी पहले भी प्रीवियस क्लास में। फिर बात करें और चौथी श्रेणी की। चौथी श्रेणी कौन सी होगी? ब्रैकेट। चौथी श्रेणी कौन सी है? ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, परिभाषा डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की, उच्च ऊर्जा स्तर से, हाई क्लास से निम्न ऊर्जा स्तर की कौन सी पंक्ति में आता है? चौथी। कौन सी लाइन में आता है? चौथी लाइन में, 4th लाइन में। तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट या ब्रैकेट लिखा हुआ मिल जाए दोनों ही। n2 कितना होगा? 4 से ऊपर 5, 6, 7 आगे। ठीक है, ठीक है, तो बनने वाली श्रेणी क्या है? ब्रैकेट श्रेणी। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो कितनी? 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र वही इंफ्रारेड। ठीक है, यानी 5वीं कक्षा से कहा जा रही है? चौथी में, यानी 5th से 4th में आ जाए। ठीक है, 6 से 4th में आ जाए, 7 से 4th में आ जाए, ऊपर से कहीं पे। कौन सी श्रेणी? कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, फिर 5वीं श्रेणी की बात करें, फंड या फुंड श्रेणी। ठीक है, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? आप 5 श्रेणी है तो 5, n2 की वैल्यू 5 से ऊपर 6, 7 आगे तक। यानी परिभाषा क्या हो सकती है? क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, हाई क्लास से निम्न ऊर्जा स्तर की, निम्न कक्षा की कौन सी पंक्ति में आता है? 5वीं पंक्ति में, 5th लाइन में आता है, तो बनने वाली श्रेणी कौन सी? फंड श्रेणी। इसके लिए भी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगी। कौन से क्षेत्र में? वही अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन में। यानी कोई इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है? 6th क्लास से कहाँ है? 5th में, 7 से 5th में, या ऊपर से और कहीं से भी आ जाए। कौन सी श्रेणी का निर्माण हो रहा है? फंड श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी बन रही है? फंड श्रेणी। और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा आरेख बनाइए। ये पूछा
पूछा था केवल, बाकी डिटेल नहीं पूछी थी। ठीक है, क्या पूछा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा आरेख बनाइए श्रेणियों के लिए, तो ये वाला लाइमन। ठीक है, क्रम से याद रखिए, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्शियल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी। आगे हेम्पी और दी हुई नोट्स में प्रोवाइड करवा दी। हेम्पी के लिए क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कौन सी पंक्ति में आता है? छठी पंक्ति, छठी सीरीज है, यानी N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, 8 ऊपर तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये होगी 5 श्रेणियां। एक और दे रखी है नोट्स में हेम्पी श्रेणी, उसके लिए भी लिख सकते हैं। केवल क्या चेंज करना है? पंक्ति। उच्च कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर की कौन सी पंक्ति में जाता है इलेक्ट्रॉन? छठी पंक्ति में। तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? हेम्पी श्रेणी। ठीक है, बना लेंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों? क्योंकि 12th में फिजिक्स में काम आएगा, तुम्हारे पूरा चैप्टर है। जहाँ केमिस्ट्री में है वहाँ बोर्ड क्लास और फिजिक्स में मिलेगा। तो कितनी श्रेणियां प्राप्त हो रही है अपने को? 5। क्रम से याद रखनी है, लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, बामर श्रेणी, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ठीक है, फिर बात करें तो क्वेश्चन कैसे बनता है। एक तो डायरेक्ट ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं पूछ लिया जाए। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में बनने वाली श्रेणियों को क्रम वाइज बताइए, नाम पूछ ले। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बनने वाली श्रेणियों का वर्णन कीजिए, विस्तार से समझाइए। डायरेक्ट पूछ ले तो पूरा वर्णन करना है। परिभाषा क्या होगी? N1 क्या होगा? N2 की वैल्यू क्या होगी? तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या है? कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? रीजन क्या होगा? ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा आरेख बनाइए, रेखा चित्र बनाइए, तो केवल ये बनाना है। ठीक है, इसमें पूरी चीजें आ रही है, पूरी कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी श्रेणी बन रही है। ठीक है, बना लेंगे आरेख भाई, 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। फिर बात करें देखो न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वांटीकरण करें देखो। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम का क्वांटिटेशन किया जाए। ठीक है, क्वांटीकरण करें तो यहाँ एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखो न्यू बार बराबर R1/N1² माइनस 1/N2²। यूज में आता है Z²। ठीक है, यूनिट किसमें होगी इसकी? सेमी इनवर्स। न्यू बार बराबर R ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? Z² से। यूनिट किसमें होगी? सेमी इनवर्स में। यूनिट किसमें हो जाएगी? सेमी इनवर्स में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? आधार क्या है? हाइड्रोजन। तो देखो Z² लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो Z² कितना होगा? 1² यानी 1। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 1² से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू वही रहेगी। तो Z² हटाए तो आवश्यकता ही नहीं। तो फॉर्मूले में लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ Z² का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी है? 1। तो Z² की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 ही होगी। 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो यहाँ से हटा दें, इसलिए मैंने बाहर लिखा था, बुक में शायद आगे लिखना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट ध्यान रखने में किसमें लेंगे? सेमी इनवर्स। अब देखो न्यू बार में क्या है? तरंग संख्या। वेव नंबर। न्यू बार तो क्या है? तरंग संख्या। वेव नंबर। आर क्या है? रीडबर्ग नियतांक। रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग नियतांक। आर क्या है? रीडबर्ग नियतांक। ठीक है, वैल्यू दी हुई है इसकी देखो 109677। 109677 न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो इसको राउंड फिगर में भी यूज में ले लेते हैं। 109700 लगभग वैल्यू है, अप्रॉक्स। ठीक है,
प्योर वैल्यू तो कितनी है, शुद्ध मान तो कितना है 109 677, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो कितना यूज में ले लें 677 की जगह 700 यूज में ले सकते हैं, ताकि न्यूमेरिकल इजी में हो जाए, तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू पूछ ली जाए तो कितनी है ये वाली, परफेक्ट। ठीक है, फिक्स मान है, फिक्स वैल्यू है। एप्रोक्स में बात करेंगे तो 677 की जगह कितना 700। ठीक है, N1 क्या है, लोअर क्लास। वो जितनी भी सीरीज पड़ी थी लाइमैन, बामर, पार्शल, ब्रैकेट, उनके लिए N1 की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी। N1 किसको मान लेते हैं, लोअर क्लास को, या कहें कौन सी लाइन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, भाई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की पहली पंक्ति में आता है तो N1 की वैल्यू कितनी 1, दूसरी पंक्ति में आता है तो N1 की वैल्यू 2, उसी के अकॉर्डिंग क्या बन रही थी श्रेणियां। तो N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ क्लास, या कहते हैं नंबर ऑफ लाइन, पंक्तियों की संख्या या कक्षा की संख्या। ठीक है, कौन सी कक्षा से कौन सी पंक्ति में आ रही है, तो फॉर्मूला याद रखना भाई, क्वेश्चन बनते हैं, करेंगे अभी। न्यू बार बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यूनिट किसमें होगी, सेमी इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में, प्रति सेमी में। ठीक है, न्यू बार क्या है, तरंग संख्या, वेव नंबर। आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू कितनी 109677 या 109700। कहाँ काम में लेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला और काम में लेते हैं, देखो ये तो किसके लिए बात कर ली केवल, न्यू बार यानी तरंग संख्या के लिए। यदि लैम्डा निकालना हो, लैम्डा बराबर आएगा 1/न्यू बार। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, या कहें वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, या क्या हो जाएगा वेवलेंथ। तो दो फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू बार। न्यू बार बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, लेकिन निकालेंगे बोर्ड मास के नियम से। पढ़ा होगा 10th में बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ऐसा नहीं है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब सोल्व हो जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे भाई सोल्व। तो फॉर्मूला क्लियर है भाई, न्यू बार बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यूनिट किसमें होगी, सेमी इनवर्स। न्यू बार क्या है, तरंग संख्या, वेव नंबर। आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू ध्यान रखिए 109677। न्यूमेरिकल करेंगे अभी तक कितनी ले लें, 109700, इजीली भी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बात करेंगे लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, न्यू बार के अपोजिट, इसका विक्रम। तो लैम्डा बराबर 1/न्यू बार। तो जब न्यू बार की वैल्यू पता लग जाएगी तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा, वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लिखो देखो क्वेश्चन। दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ। आर की वैल्यू लिख देता हूँ 109677, या एप्रॉक्स ले सकते हैं 109700। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे को, पार्शियल श्रेणी की तृतीय रेखा के लिए तरंग संख्या व तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। किसके लिए पूछ रहा है, पार्शियल श्रेणी के लिए। ठीक है, पार्शियल सीरीज के लिए, पार्शियल श्रेणी की तृतीय रेखा के लिए तरंग संख्या व तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लैम्डा, वेवलेंथ,
और तरंग संख्या न्यू बार वेव नंबर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला दिया हुआ अपने को, न्यू बार इक्वल आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/nt स्क्वायर। तो न्यू बार इक्वल आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 109677, या कह दिए ना अभी न्यूमेरिकल में 109700 रख सकते हैं अप्रोक्स लगभग। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी रख दूं 109700 1/n1 स्क्वायर। अब देखो सीरीज कौन सी है, पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज के लिए n1 कितना होता है, n1 की वैल्यू कितनी थी पार्शियल सीरीज के लिए 3, तीसरे नंबर की स्थिति यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n2 कहाँ से स्टार्ट था, 4, 5, 6, 7 आगे तक चलेगा। तो पार्शियल श्रेणी की तृतीय रेखा, ये तृतीय रेखा जो थर्ड लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पार्शियल श्रेणी है तो n1 की वैल्यू पता लगी अपने को कितनी है 3, r की वैल्यू पता है कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। तृतीय रेखा यानी n2 की वैल्यू कितनी लेंगे आप 6। देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ये था ना भी पार्शियल में। देखो n बराबर कितना था 3, ये n बराबर कितना था 4, 5, 6। तो देखो चौथी से कहाँ आ रहा है, तीसरी में, पहली रेखा। 5 की से तीसरी में आ रहा है तो दूसरी रेखा, और 36 से तीसरी में आ रहा है तो कौन सी रेखा, तीसरी रेखा। इसके लिए तो पूछ रहा है तृतीय रेखा के लिए। तो 4, 5 और 6, तीसरी रेखा कौन सी है 6 है, तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब निकालो भाई, कैलकुलेट करो। निकाले हुए देखिए, कैलकुलेट करें जल्दी से। ठीक है, n1 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का स्क्वायर कितना 36। कैलकुलेट करेंगे तो न्यू बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9141.67। किसमें आएगी ये सेमी इनवर्स में। ये तो क्या निकाल लिया न्यू बार, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या था 1 न्यू बार, यानी 1/9141.67। निकाले तो इसको भी कैलकुलेट करें लैम्डा की वैल्यू। आंसर इसमें लिख रखा है कॉपी में, सही है नहीं मिला लेना एक बार घर पे 0.0001093। जो भी एक बार कैलकुलेट करना कितनी वैल्यू आती है, जरूरी नहीं है राइट है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में चेंज करेंगे तो देखो ये वैल्यू किसमें थी सेमी इनवर्स में, तो ये किसमें आ जाएगी सेमी में। ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा सेमी में। वैज्ञानिक पद्धति में मान लो पॉइंट कहाँ लगाना है मेरे को, यहाँ लगाना है 9 के यहाँ, तो क्या लिखूंगा मैं 109.3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6 सेमी। या मान लो पॉइंट मेरे को 0 के बाद लगाना है तो क्या लिख सकता हूँ 10.93 इंटू 10 की पावर -5। मान लो पॉइंट यहाँ लगाना है 1 के बाद तो 1.093 इंटू 10 की पावर -4 सेमी। तो जो भी आंसर लिखना चाहें तीनों आंसर सही है वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, ये वाला भी सही है, इसको किसमें चेंज कर दिया वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है भाई, निकालेंगे इसको, देख लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना और